नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले इंटेलिजेंस स्पेस, अगर हम कुछ मजीद रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो बारहा कहा जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा है, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? कौन से ऐसे स्टेप्स हों कि जिनको लेकर हम बलूचिस्तान में बिलखुसूस दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों को नाकाम बना सके? हमें करना क्या होगा? चाहिए कि जो जो इलाके जहां से ये सी पैक गुजरता है उनको डिस्टेबलाइज किया जाएगा, और खासतौर पे बलूचिस्तान जहां पे के इंसर्जेंसी के लिए माहौल और जो इलाका है वो बड़ा मौजूद है। दुश्वारगुजार पहाड़ी इलाके हैं और वहां पे 93% जो इलाका है वो उसमें लेवीज हैं हुकूमत की। यहाँ पे ना पुलिस है ना कोई अमलदारी और मौजूद है। दुश्वारगुजार पहाड़ हैं, छुपने के रास्ते जगह मौजूद हैं, लोकल ये काम कर सकते हैं। लिहाजा वहां पे इसको डिस्टेबलाइज करना बलूचिस्तान को वो काफी आसान है। बहुत हैं इस सी पैक के खिलाफ। अमेरिका भी है लगा हुआ, CIA की इनको पूरी सपोर्ट हासिल है, भारत इस काम पे लगा हुआ है, और खलीजी रियासतें भी बाज हैं जिनको खतरा है कि अगर ग्वादर डेवलप कर गया तो उनका कारोबार मारा जाएगा। अब हमने डोजियर दिया था जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए जो अफगानिस्तान में जिनको NDS और रॉ चला रही है। क्या हमने बात की अफगानिस्तान से कि जनाब हम आपके अमन के लिए तो बड़े ख्वाहिशमंद हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले अपने मुल्क में अमन लाना है, तो उसके बारे में जरा उनसे सवाल पूछा जाए और उनको कन्फ्रंट किया जाए? वो भी हमने नहीं किया। हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ खासी नरम है। वो क्यों है, थोड़ी बहुत तो वजह समझ आती है, लेकिन भारसूरत जहां आपके लोग मारे जा रहे हों वहां पे एक स्टांस आपको मजबूत लेना होगा। इसके साथ साथ ये है कि जब हमें ये अंदाजा है कि बलूचिस्तान में ये चीज बढ़ रही है तो फिर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सेटअप जो है उसको भी एक्सपेंड करने की जरूरत है। आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क, क्योंकि ये मुश्किल होता है कि इतने बड़े सूबे, इतने बड़े इलाके को आप हर चप्पे को, हर जगह को आप डिफेंड कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, वो मुश्किल होता है। क्योंकि दहशतगर्द के लिए तो पूरा बलूचिस्तान उसके हवाले है कि वो कहीं भी नहते लोगों को देख के तो गोली चला सकता है, उनको मार सकता है। अदारे बेचारे अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं, इसलिए वो आसान टारगेट हैं, वरना ये नहीं कि वो उन्हीं पे किसी ने जाके तो दहशतगर्दी करनी है। जो आपने बलूचिस्तान जो आपने दिसंबर के आखिरी हफ्ते के वाकया का जिक्र, उसमें 7 FC के लोग मारे गए थे। हमारे फ्रंटी को एक सूबेदार साहब थे और 6 जवान थे। तो ये दहशतगर्द का मकसद सिर्फ लोगों को मारना होता है कि उसकी एक खबर बड़ी आए कि उसने 10 मार दिए, 12 मार दिए, और उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आ जाता। आप देख लीजिए कि अभी बलूचिस्तान में अनरेस्ट हो गया, अदारे एहतजाज कर रहे हैं, सड़क बंद की हुई है। यही दुश्मन की जरूरत होती है, यही वो चाहता है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी आए। तो ये एक इशू है जिसको गवर्नमेंट को पोलिटिकली भी हैंडल करना है, अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी वाइज भी करना है, और इंटरनेशनल जो अजाइम है उनको समझते हुए बलूचिस्तान के इलाके की मॉनिटरिंग बेहतर करनी है। यहाँ पे ये सरदारों के हवाले किया हुआ इलाका जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता B एरिया से A एरिया में कन्वर्ट करिए, ताकि नासिबी चौधरी साहब, बलूचिस्तान का अमन हमारे लिए हमेशा से ही एक हसास मामला रहा है। जिस डोजियर का जिक्र अभी जनरल साहब ने किया, उसी डोजियर में यह भी कहा गया था कि दहशतगर्द सी पैक को सबताश करना चाहते हैं। फिर स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, ये जानते हुए कि बलूचिस्तान हमारे लिए कितना हसास सूबा है? अरे मैम, बहुत बातें करते हैं, मैं हसास है, बहुत हमारा दिल है, हमारी आंखें, हमारी आंखों का नूर है। हम उसके लिए काम नहीं करते। जब उसकी आंखें कमज़ोर होती हैं तो हम उसकी आंखों का टेस्ट नहीं कराते। जब टेस्ट कराते हैं तो उसका इलाज नहीं करते। इलाज के बहाने हम बहुत बातें करते हैं। हम कहते हैं हमने पैकेज दे दिया, हमने 400 अरब रुपए सालाना दिया, और फिर उसका हिसाब मांगते हैं फवाद चौधरी साहब कि 400 अरब रुपए माना सालाना कहाँ गया, तो वो उसका हिसाब भी मांगते हैं। तो अब वो हिसाब देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। 2 साल 2.5 साल इसको हो गए कि 1000 अरब रुपए कहाँ चले गए। बात रही मच की, मच नया वाक़या नहीं है, कोई नया वाक़या नहीं है। पूरा साल ये वाक़या होता रहता है। इसी तरह सड़कें जाम होती हैं, इसी तरह मैयतें सड़कों पर रखी जाती हैं, फिर इसी तरह वज़ीर आज़म के हुक्म पर, कोई साहब खुद नहीं जाते, वो वज़ीर दाखिला साहब वज़ीर आज़म के हुक्म पर खुसूसी जहाज़ लेकर रवाना होते, फिर उनसे बातें करते हैं, उन्हें यकीन दिलाते कि अब नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा, और मामला हल हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है मच का, ये बड़ा सिलेबस का वाक़या है बहुत, कि गश्तरी का इलाका है, ये छोटा इलाका है, वहाँ कानकन रहते हैं, और यह हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ ऑपरेशन हो चुका है, इस इलाके को क्लियर किया जा चुका है, इस इलाकों के पहाड़ों को क्लियर किया जा चुका है। वहाँ पर दहशतगर्द आते हैं, लोगों को ऐसे नहीं उठा के ले जाते ट्रक में, उनकी शनाख्त करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देखते हैं, सबको पहचान के अलग करते हैं, तुम इधर हो, तुम इधर हो, और फिर उनको 15 के 16 अफराद को वो पहाड़ों में ले जाते हैं और वहाँ फायरिंग स्क्वाड बनकर उन्हें गन डाउन करते हैं। इस पूरे दौरान वो मासूम लेवी कहाँ थी
जो वहाँ पर तानियात थी उसने क्या किया। अगर वहाँ सिक्योरिटी वाले थे तो वो क्या कर रहे थे? क्या वो देखते रहे सब कुछ ये तमाशा हजाम की दुकान पे बैठकर? क्या करते रहे वो? चीफ मिनिस्टर कहता है सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, तो फिर क्या हुआ? बताए ना हमको यार कि अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं था ये तो फिर क्या था? क्या वो पिकनिक पर आए थे? आपने उनको आने दिया था? क्या आपने उनको शनाख्ती कार्ड जारी किए कि आओ हमारे मच के गरीब लोगों को उठा के ले जाओ, मार दो, जिसको चाहो मार दो? तो सिक्योरिटी लैब्स भी था। बात क्या है? हमने अभी तक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया है। अब लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। अब ये हुकूमत है उसको दिल से चाहती भी नहीं कि उस पर अमल हो, और वो चाहती भी ये है तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान से ताल्लुकात भी अच्छे रहें और मामलात भी अच्छे रहें। तो अब ये दो तरफा खेल नहीं चलेगा। वो लोग बहुत बढ़ रहे हैं। कराची में हमने एक ऑपरेशन किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर एक बार फिर से अमल करने की जरूरत है, उसे एक बार फिर से हाईलाइट करना होगा, उस पर काम करके ही हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, आपकी का पॉइंट पर भी अमल करने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ुद अपनी हुकूमत को भी समझना चाहिए कि लोगों की दिल आज़ारी किस तरह होती है। पाकिस्तान मेरे ख्याल है बहुत अरसे से पाकिस्तान की एक सॉफ्टवेयर वैली है, और जो ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है ऑफ इंडिया, और अब उसमें आप अमेरिका को भी शामिल कर लें, उसका हिस्सा है इसको डिस्टेबलाइज रखना, परपेचुअली ऐसे ही रखना। जिस तरीके से वो उसे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, नाउ दैट इज़ कॉल्ड टेररिज्म। वो कोई इन्वेजन तो है नहीं कि वो अंदर आ गए और आके आपके साथ उन्होंने जंग शुरू कर दी है। सो टेररिज्म इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉर। इसमें सस्टेनेबल पीस को अचीव करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर कोई ये समझता है कि वहाँ ऑपरेशन हो गया था, वहाँ पे सब क्लियर कर दिया गया था, पहाड़ों में भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कोई वहाँ कहाँ से आ गया, तो ये कांस्टेंट स्पाई वर्ल्ड है। यहाँ कांस्टेंट टेररिज्म में यही कुछ होता है, बार बार अटैक होता है, 10 दफ़ा होता है और 10 दफ़ा क्लियर कराना पड़ता है। इट इज़ नॉट एन ईजी वॉर। कामरान, अभी तक आपने पॉइंट सुने यहाँ पे कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, नेशनल एक्शन प्लान पर काम होना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा नरम रवैया है उसको थोड़ा सा हमें अपना ज़रा ख़त्म करना होगा। आप इन्हीं पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं या मज़ीद भी आप क्या ऐड करेंगे इसमें? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जब भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा नेशनल मीडिया भी है या जो नेशनल लीडरशिप भी है, उसमें आपको वो अर्जेंसी नज़र नहीं आती अगर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में जब दहशतगर्दी का वाक़या होता है। मतलब कम अज़ कम मुझे इत्मीनान है कि आपने आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी टॉपिक से किया, और फिर हम हर मामले को हसास कहकर उस पर बात करने से कतराते हैं। मतलब इस दहशतगर्दी के वाक़े में भी हज़ारा बिरादरी को टारगेट किया गया। हम उनका नाम भी शायद लेना ये समझते हैं कि उसका कोई और रंग चला जाएगा। मतलब यहाँ तक हमने अपनी इस चीज़ को इतना सेंसिटिव बना रखा है कि जिस तरह नासिर बेग शुक्ताई साहब ने जिक्र किया कि उनको बाकायदा तौर पर शनाख्ती परेड करके उनको सेपरेट किया गया, फिर इस तरीके से उनको एक तरीके से स्लॉटर किया गया, और ये पहला वाक़या नहीं है। देखें तो वो एक्टिव है, बलूचिस्तान में भी यही आलम है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि हमारे जो बैरूनी दुश्मन हैं वो सीपैक के खिलाफ हैं, उसमें अमेरिका भी हो सकता है, भारत भी है, और ये हम इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका दुश्मन आपके खिलाफ एक प्लान कर रहा है तो हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? क्या हम उसी को लेकर के कहते रहे क्योंकि ये इंडिया करवा रहा है तो हम चुप करके बैठे रहे? तो हमें काउंटर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए आपको फिर वो नेशनल एक्शन प्लान हो, फिर इसके ऊपर कम से कम एक आपको इंटरनल कंसेंसस चाहिए जो मौजूदा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपको नजर नहीं आता। मुजम्मिल साहब, क्या ऐसा भी था कि जब मुल्क में रोज़ दहशतगर्दी का वाक़या होता था, पंजाब में, मतलब मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में दहशतगर्दी के इतने बेतहाशा वाक़यात होते थे, पार्कों में होते थे, दाता साहब पे होते थे, माल रोड पे होते थे, सीनियर पुलिस अफसरान मरे, केपी भरा हुआ था टेररिज्म से। हमने सिंध में भी, कराची में भी, लेकिन हम देखेंगे केपी कितना क्लियर हुआ। और मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान से ज़्यादा उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का बहुत रोल था। जितनी तेज़ी से हमने उन मुकदमात का, टेररिस्टों का फैसला किया और उन्हें अंजाम तक पहुँचाया, वो एक थ्रेट बना टेररिस्ट के लिए कि पकड़े जाएंगे तो फिर फांसी है, फिर लग जाएंगे, फिर नहीं बचेंगे मिलिट्री कोर्ट से, क्योंकि आम अदालतों से तो ये बच जाते हैं ना। हमने अपना जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत किया है कि इसमें दहशतगर्दों को सजाएं दी जा सकें, और हमने मिलिट्री कोर्ट्स भी ख़त्म कर दी। नतीजतन ये हुआ है कि हमारे मुल्क में थी पाकिस्तान की